हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बात कर रहे हैं पार्ट 5 की, प्रोडक्शन इन कॉस्ट के पार्ट 5 की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम बात करेंगे कॉस्ट फंक्शन के बारे में। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं अपन। मीनिंग ऑफ कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन होता क्या है? कॉस्ट फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट फंक्शन का मतलब यही है कि हमें क्या करना है कि आउटपुट निकालना है, ठीक है। आउटपुट निकालने पर कितना टोटल खर्चा होता है, ठीक है। आउटपुट निकालने पर टोटल कितना खर्चा होता है, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन का सीधा मतलब हम यही लेंगे कि अपन कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो टोटल गुड्स मैन्युफैक्चर करा, उस पर टोटल खर्चा कितना हुआ। टोटल गुड्स मैन्युफैक्चर करा तो उस पर टोटल खर्चा कितना हुआ, उस रिलेशनशिप को बोलते हैं अपन कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट। गुड्स को बनाने में, आउटपुट को बनाने में कितना खर्चा टोटल हुआ। टोटल कॉस्ट मतलब कितना खर्चा हुआ। टोटल कॉस्ट मतलब आप समझो कुल कितना खर्च, कुल कितना खर्च, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की। देखो, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये आईएमपी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। मैंने इसके न्यूमेरिकल भी कराए थे, तो आपको उससे और पता चल जाएगा। देखिए, एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब एवरेज कॉस्ट का मतलब ये होता है कि पर कॉस्ट पर कितना खर्चा आ रहा है, पर कॉस्ट पर कितना खर्चा आ रहा है। देखिए, टोटल कॉस्ट है मान लो 1000 और क्वांटिटी कितनी है 10, तो एवरेज 100 यूनिट, हर यूनिट पर खर्चा, हर यूनिट पर कितना खर्चा आ रहा है, हर यूनिट पर कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट की। जैसे मार्जिनल वर्ड आता है तो मार्जिनल वर्ड का मतलब हो जाता है एक्स्ट्रा यूनिट। अपन एक्स्ट्रा यूनिट पर कितना एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट मींस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा, ठीक है। अपन जितना एक्स्ट्रा कर रहे हैं खर्चा, कितना एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, मतलब ये कि 10 पेन बना रहे हैं, खर्चा आ रहा है 100 रुपए। मैंने 11 पेन बना दी, एक पेन और बना दिया। 10 पेन बना रहा था तो 100 खर्चा आ रहा था, तो मैंने एक पेन और बना लिया, तो कितना खर्चा आ गया, टोटल 110। मतलब 10 रुपए क्या हो गया, एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। तो मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है, एक्स्ट्रा खर्चा। जहां कॉस्ट नजर आ रही है ना, तो बेसिक चेक समझ जाओ, एक्स्ट्रा खर्चा, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? देखो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट मींस द मनी एक्चुअली पेड बाय द फर्म फॉर द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए एक्चुअल में जितना खर्चा कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरी फर्म है और मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, कुरकुरे चिप्स जो भी बना रहा हूं, उस पर एक्चुअल में कितना मैं खर्चा कर रहा हूं। रेंट कर रहा हूं, रेंट पेड फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए रेंट दे रहा हूं, मैं खर्चा कर रहा हूं, है ना। पेड टू लेबर, लेबर वेजेस पेड टू लेबर, लेबर को मैं मजदूरी दे रहा हूं। तो एक्चुअल में मैं मनी खर्चा कर रहा हूं, पैसों में खर्चा कर रहा हूं, मतलब मुझे खर्चा करना पड़ रहा है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। उसको बोलेंगे अपन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट मींस द कॉस्ट फॉर विच नो मनी इज पेड बट द ओनर्स गिव अप समथिंग। क्या होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अपन क्या कर रहे हैं, मनी पेड नहीं कर रहे हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट मींस द कॉस्ट फॉर विच नो मनी इज पेड, अपन कोई मनी पेड नहीं कर रहे हैं, बट ओनर गिव अप समथिंग, पर ओनर की तरफ से कुछ ना कुछ त्याग हो रहा है, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस हो रहा है। सब नहीं समझ में आया। देखो, कहने का सीधा मतलब यही है, जैसे मैं ओनर हूं, मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल रहा है इसके बदले में? अगर मैं मजदूरों को सैलरी दे रहा हूं, मजदूरों को मैं वेजेस दे रहा हूं, रेंट का, बिल्डिंग का रेंट दे रहा हूं, तो मेरे को क्या मिल रहा है? मैं तो त्याग ही कर रहा हूं, मैं तो सेक्रीफाइस कर रहा हूं। फ्यूचर में पैसा आएगा नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं, पार्टी पैसा खा जाएगी, देगी कि नहीं देगी, पर मैं कुछ तो त्याग कर रहा हूं, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होगा, सैलरी ऑफ ओनर्स, है ना, सैलरी ऑफ ओनर्स। अब ओनर को कोई सैलरी थोड़ी मिल रही है, वो तो खुद मालिक है, उसको क्या सैलरी मिल रही है, बस वो काम कर रहा है रिस्क लेकर, ठीक है। रेंट फॉर ओनर्स ओन बिल्डिंग, मेरी खुद की बिल्डिंग है, मैं खुद का ही प्रोडक्शन कर रहा हूं, मेरी खुद की बिल्डिंग है, तो मेरे को क्या मिल रहा है? तो इसमें सिर्फ ओनर दे रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। रिटर्न मिलेगा पर वो बाद में मिलेगा, फिलहाल तो कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया मीनिंग। अगर मान लो डिफरेंस आ जाता है इसमें, तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है। अगर मीनिंग आता है तो आप मीनिंग कैसे लिख सकते हो? देखो, पहले तो दोनों के मीनिंग लिख देना।
एक्सप्लिसिट कॉस्ट के और इम्प्लिसिट कॉस्ट का दोनों का मीनिंग लिख देना, फिर दोनों के एग्जांपल लिख देना। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आपके लिए लेकर आया हूं अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या होता है, देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है, पैसे देने पड़ते हैं, मजदूरों को सैलरी देनी पड़ती है, रेंट देना पड़ता है बिल्डिंग का, तो उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड रख सकते हैं, लिखा पढ़ी लेखा जोखा रख सकते हैं, केस बुक वगैरह बना सकते हैं, लेजर पोस्टिंग केस बुक वगैरह बना सकते हैं। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है, मनी पेड तो कर ही नहीं रहे, तो इसके अंदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए 3 पॉइंट हो गए, ठीक है, क्या हो गए हैं, 3 पॉइंट हो गए, ठीक है, 3 पॉइंट। अब आराम से आप इसमें डिफरेंस में लिख सकते हो, मीनिंग आया तो मीनिंग लिख देना, डिफरेंस आया तो डिफरेंस लिख देना। तो ये आपका आज पार्ट 5 हुआ है। अब पार्ट 6 की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल इतना ही, आप फटाफट से नोट कर लीजिए, कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट कभी आया नहीं है, बट इस साल आ सकता है, तो आप इसकी भी तैयारी कर लीजिए, एक्स्ट्रा पढ़ने में कुछ हर्ज नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से ये पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। अगला वीडियो भी अब डालेंगे पार्ट 6, जिसमें आगे बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल की। ठीक है।